अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाई वेलकम है सभी का। और इस क्लास में अपना जो टॉपिक है दैट इज केएमटी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को केएमटी भी लिखते होते हैं। अगर कभी सवाल इस तरीके से पूछ ले कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी, तो घबराना नहीं है। केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की एब्रीविएशन ही है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो केएमटी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये गैसेस के लिए भी होती है, ये लिक्विड्स के लिए भी होती है, ये सॉलिड्स के लिए भी होती है, और इनके अलग अलग पोस्टुलेट्स हैं हर स्टेट के लिए। अपने पास क्योंकि गैसियस स्टेट का चैप्टर है तो इसीलिए हम गैसेस की केएमटी जो है अभी फिलहाल देखने लगे हैं। वैसे अपने सिलेबस में लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए केएमटी है अभी नहीं। इससे पहले तुम केएमटी के बारे में कुछ ना कुछ जानते होगे, क्योंकि क्लास 9th फिजिक्स में मेरे ख्याल से गालिबन, अगर मैं भूल नहीं रहा, तो चैप्टर नंबर 7 था फिजिक्स का क्लास 9th में। तो वहां पर भी केएमटी के कुछ पोस्टुलेट्स, तीन पोस्टुलेट्स लिख रखे हैं, वो सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों के लिए थे। यहां पर हम 8 पोस्टुलेट्स पढ़ने लगे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए होंगे। अच्छा, क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। शॉर्ट में इस तरीके से पूछ लेता है कि राइट डाउन एनी 4 या एनी 5 पोस्टुलेट्स ऑफ केएमटी। लॉन्ग में पूछेगा तो फिर सारे लिखने पड़ेंगे, और लॉन्ग में पूछेगा तो फिर आपको हेडिंग्स के साथ लिखने पड़ेंगे। और लॉन्ग में जो आपका मेन फोकस होगा वो पॉइंट्स की हेडिंग्स बनाने पर, मेन वर्ड हाईलाइट करने पर, और तीसरा जो आपने फोकस रखना है वो ये रखना है फार्मूलों पर। कुछ फार्मूले मैं आपको लिखवाऊंगा केएमटी से रिलेटेड, वो फार्मूले जो है वो बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या केएमटी। ये जो है इसके जो पोस्टुलेट्स सबसे पहले अरेंज किए थे वो एक साइंटिस्ट था, फिजिसिस्ट था, उसका नाम था बर्नौली। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में आप इसकी फ्लूइड डायनामिक्स में इसकी मशहूर इक्वेशन है बर्नौली इक्वेशन पढ़ोगे, तब इसके बारे में कुछ मजीद भी जान जाओगे बर्नौली के बारे में। इसने 1738 में ये केएमटी के पोस्टुलेट्स अरेंज किए। अच्छा, इन पोस्टुलेट्स की मदद से एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था रेडोल्फ कैल्यूजियस। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने केएमटी के पोस्टुलेट्स की मदद से जो बर्नौली ने दिए 1738 में, रेडोल्फ कैल्यूजियस ने 1857 में बर्नौली के दिए गए इन पोस्टुलेट्स, इन अजम्पशंस का इस्तेमाल करते हुए काइनेटिक इक्वेशन डिराइव की। काइनेटिक इक्वेशन क्या है, कैसे डिराइव हुई, इस पर तो हमने बात नहीं करनी, क्या है और इसकी यूजेस क्या क्या है और इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मुकम्मल बातें इसी क्लास में कर लेंगे, हम सिर्फ इस क्लास में जो बर्नौली ने पोस्टुलेट्स दिए थे उनके बारे में देखेंगे, और ये देखेंगे कि रेडोल्फ कैल्यूजियस ने उन पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए कौन सी इक्वेशंस डिराइव की, और उन इक्वेशन के पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। उन इक्वेशन को इस्तेमाल कैसे करना है वो फिर इसे नेक्स्ट क्लास में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर में देखेंगे। तो सबसे पहले जान लिया जाए उन पोस्टुलेट्स के बारे में। हेडिंग बनाते जाना। पहला जो इनका पोस्टुलेट्स है वो कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल्स लिख लो तो ज्यादा बेटर है, गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स आप जानते हो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब के सब एटम्स से मिलकर के बने होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं, सिवाय मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जैसे बबल गैसेस के एटम्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये जो है ये सिंगल एटम पर मुश्तमिल होते हैं। तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल हैं ये एक या एक से ज्यादा एटम से मिलकर के बने हो सकते हैं, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा एटम से मिलकर के बने हो सकते हैं, वन और मोर एटम्स, ठीक है। वन किस केस में होंगे, नोबल गैसेस के केस में, और मोर एटम्स रिमेनिंग गैसेस के केस में। नोबल गैसेस कौन कौन सी हैं जानते हो, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन और रेडॉन, ये सब मोनोएटॉमिक गैसेस है। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन के ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये स्टेबल है, उनको मॉलिक्यूल का दर्जा दे दिया जाता है। नंबर 2, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, बल्कि मोशन एंड प्रेशर की ना एक ही हेडिंग बना लो, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल
चलो मोशन की अलग ही रहने दो, क्योंकि बुक में अलग ही बनी हुई है, मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूअस मोशन की स्टेट में होते हैं। मोशन का मतलब मूवमेंट होता है, कोई गैस का मॉलिक्यूल इधर जा रहा होगा तो कोई गैस का मॉलिक्यूल इधर आ रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर जा रहा होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में गैस मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। और ये जो गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन है ये रैंडम मोशन होती है। और गैस मॉलिक्यूल की रैंडम मोशन का एक खास नाम होता है जिसे ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। साइंटिस्ट के नेम पर इसको ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, रैंडम कंटिन्यूअस मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, बुक वाले ने वर्ड यूज किया हैपहैजर्डली। हैपहैजर्डली का मतलब बेतरतीब, रैंडम मोशन, ठीक है, तो उसका भी यही मतलब है। अच्छा, नंबर 3, कुलियन एंड प्रेशर। कुलियन एंड प्रेशर, गैस मॉलिक्यूल जब किसी कंटेनर में कहीं पर मूव कर रहे होते हैं तो आपस में कोलाइड करते हैं विद ईच अदर और विद वॉल्स ऑफ कंटेनर। आपस में और कंटेनर की वॉल्स के साथ कोलाइड करते हैं। जो गैस मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड करना है ये उनकी टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। गैस मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलाइड करना उनके टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी की वजह से है। अगर गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो आपस में उनकी कुलियन का रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्रेशर है, प्रेशर जो है ये दैट इज कुलियन विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कुलियंस पर यूनिट टाइम विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जब गैस मॉलिक्यूल्स जाकर के वॉल से टकराते हैं तो कोई फोर्स लगाते हैं, वॉल्स का कुछ ना कुछ एरिया भी होता है, तो जब फोर्स पर यूनिट एरिया पड़ती है तो दैट इज कॉल्ड प्रेशर, उसे हम प्रेशर बोलते हैं। तो एक दफा ये बोर्ड में शॉर्ट भी आया हुआ है, जब यूनिट्स ऑफ प्रेशर मैंने पढ़ाए थे तब मैंने बताया था बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि व्हाट इज प्रेशर, गिव इट्स यूनिट्स, ठीक है ना। तो प्रेशर की डेफिनेशन इधर आर्टिकल में लिखी हुई है, जहां पर 8 पोस्टुलेट्स खत्म हो रहे हैं ना केएमटी के, उससे नीचे प्रेशर की डेफिनेशन उसने लिख रखी है। तो यहां से उसने जो है सवाल मिला करके दिया हुआ था कि व्हाट इज प्रेशर एंड राइट इट्स यूनिट्स। तो लिख लेना, हाईलाइट कर लेना बुक पर ही। अच्छा, जो गैस मॉलिक्यूल्स की आपस की कोलिजन है वो उनके टेम्परेचर या काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, और गैस मॉलिक्यूल्स का कंटेनर की वॉल से जाकर के टकराना ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। प्रेशर गेज की मदद से जो प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो ये वाला प्रेशर होता है, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कुलियन वाला प्रेशर होता है, ठीक है ना। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, ये भी पोस्टुलेट है। अच्छा, गैस मॉलिक्यूल्स की जो आपस में कुलियंस है ये इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कुलियन, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक कुलियन वो कुलियन होती है जिसमें नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कुलियंस की टाइप्स होती हैं, लाइक इलास्टिक होती है, नॉन इलास्टिक होती है, सुपर इलास्टिक कुलियन भी होती है, परफेक्टली नॉन इलास्टिक कुलियन भी होती है। तो 3-4 टाइप्स होती हैं कुलियन की, ठीक है। तुम्हारी किताब में फिजिक्स में सिर्फ 2 ही लिख रखी होंगी, इलास्टिक और नॉन इलास्टिक। इलास्टिक वो जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो, और इनइलास्टिक वो जिसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो। तो जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है। होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाती है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को एक्सचेंज करते रहते हैं। ये बात मैंने लिक्विड्स में भी बताई थी, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में, कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे होते हैं, वो भी जैसे एक दूसरे के सामने आते हैं और उनमें भी टक्कर होती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है ना। याद करो, मैंने बताया था। तो सेम केस जो है ये गैस मॉलिक्यूल्स में भी है, इनमें भी काइनेटिक एनर्जी जो है ये कंजर्व रहती है, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, नंबर 4, स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। स्पेसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स में काफी सारे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं जितना भी उनको वॉल्यूम अलाउ किया जाए ऑक्युपाई करने के लिए, वो सारा का सारा वॉल्यूम ऑक्युपाई कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक बड़ा सा कमरा है, अगर यहां पर सिर्फ 1 मोल गैस भी डाली जाए तो वो 1 मोल गैस इस पूरे कमरे में फैल जाएगी ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? गैस का हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करना। मानो यहां पर आपने 1 मोल गैस रखा, यानी यहां से जो है 1 मोल गैस को निकलने के लिए अलाउ किया, तो यहां से इसकी हाई कंसंट्रेशन होगी, पूरे कमरे में उसकी लो कंसंट्रेशन होगी, वो पूरे कमरे में फैल जाएगी और पूरा कमरा जो है उस पर कब्जा कर लेगी, ठीक है ना। तो क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर होते हैं, इस वजह से उनके मॉलिक्यूल्स में जो स्पेसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं।
जनरली एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर के मुकाबले 300 टाइम्स दूर होता है। ये बात मैं मोलर वॉल्यूम में भी बता चुका हूं, ठीक है ना। और एवोगैड्रोस लॉ जब पढ़ाया तभी बताया कि एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर के मुकाबले 300 गुना दूर होता है। यानी मानो अगर यहां पर 1 सेंटीमीटर डायमीटर का गैस मॉलिक्यूल है तो इसका दूसरा गैस मॉलिक्यूल जो है यहां से ये बोर्ड लगभग कोई होगा 150 सेंटीमीटर का होगा। तो इतना बोर्ड ये और इतना और, ठीक है, इतना दूर होगा दूसरा गैस मॉलिक्यूल इससे, ठीक है ना। तो इनके बीच में काफी सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। तो ये भी इसका जो है पोस्टुलेट है केएमटी का, ठीक है। सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस, सफिशिएंट या लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है। 5वीं हेडिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती। देखो केएमटी के जो पोस्टुलेट्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए है। और आइडियल गैस वो गैस होती है जिसमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ना हो। अगर आप गैस को आइडियल मान करके चलोगे तो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होंगे, ठीक है। केएमटी जो है वो आइडियल गैस के लिए ये सारे पोस्टुलेट्स हैं। और आइडियल गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती। नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस जो होती हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो इसका पॉइंट है ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। बाकी जो पॉइंट्स हैं ये आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस सबके लिए एप्लीकेबल है। जबकि ये वाला जो पॉइंट है ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स है। इनको बोलते हैं फॉल्टी अजम्पशंस। क्या बोलते हैं? फॉल्टी अजम्पशंस। क्यों बोलते हैं मैंने बता दिया कि ये आइडियल गैसेस में तो ऐसा चलता है कि नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लेकिन नॉन आइडियल गैसेस जो होती हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। नंबर 6, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्चुअल वॉल्यूम, इसे Vm से जाहिर करते हैं, V बड़ा और M ऐसे छोटा सा, ठीक है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है ये निग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ कंटेनर। क्या मतलब इसका? देखो मिसाल के तौर पर इस कंटेनर में यहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मानो ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं। इस कंटेनर में, पूरे कंटेनर पर इन्होंने कब्जा जमा रखा है। अब अगर इनका एक्चुअल वॉल्यूम देखा जाए तो एक्चुअल वॉल्यूम पता है कैसे देखा जाएगा? इसका वॉल्यूम सिर्फ इतनी सी, इसका वॉल्यूम सिर्फ इसका वॉल्यूम प्लस इस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका और प्लस इसका। तो ये देखने के लिए क्या करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल ऐसे एक साथ ले लेंगे, बिल्कुल ऐसे। तो ये देखो ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम जहां पर सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स हैं और कोई एम्प्टी स्पेसेस इनके बीच में नहीं है, ये जो है वॉल्यूम थोड़ा सा है। और इस बाकी बचे वॉल्यूम के मुकाबले में इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, इसे नजरअंदाज किया जा सकता है, ठीक है ना। अच्छा यहां पर ना एक और बात मैं आपको बता दूंगा, अभी याद आ गई है, चलो मैं जाते बता दूंगा। ये जो वॉल्यूम है Vm, एक्चुअल वॉल्यूम, दैट इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज दैट वॉल्यूम व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोज टू ईच अदर दैट नो स्पेसेस आर प्रेजेंट बिटवीन देम। गैस मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आपस में चिपक रखे हैं, ठीक है। इसकी बात मैं बाद में भी अगले आने वाले क्लासेस में जब वैन डर वाल की इक्वेशंस पढ़ाऊंगा तब भी करूंगा। तो एक्चुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो गैस मॉलिक्यूल्स का उस वक्त है जब गैस मॉलिक्यूल बिल्कुल आपस में चिपके हुए हों, उनके बीच में कोई जो है स्पेसेस ना हो, उनके बीच में कोई स्पेसेस ना हो। और ये जो वॉल्यूम है ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है इस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो है ये नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, ये यानी बहुत कम होता है, इसको नजरअंदाज किया जा सकता है, नेग्लिजिबल। अच्छा, ये जितनी भी आप इक्वेशंस लिखते हो ना, जो बात मैं बताना चाह रहा था, PV इज इक्वल टू nRT है, या आप V इज इक्वल टू KT लिखते हो चार्ल्स लॉ में, या PV इज इक्वल टू K लिखते हो बॉयल्स लॉ में। तो यहां पर ये जो वॉल्यूम लिखा जाता है ना, ये वाला वॉल्यूम, ये पता है ये कौन सा वॉल्यूम होता है? ये वो वॉल्यूम होता है, मिसाल के तौर पर ये पूरा कंटेनर है ना, ये इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम नहीं होता। ये जो इस खाली जगह, ये जो खाली जगह बची हुई है ना, ये इसका वॉल्यूम होता है, ये वाला वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। तो ये जो वॉल्यूम होता है ये फ्री वॉल्यूम होता है जो गैस मॉलिक्यूल्स के लिए अवेलेबल है फ्री घूमने के लिए, ठीक है। ये जो ऑक्युपाइड वॉल्यूम है ना, गैस मॉलिक्यूल्स का ऑक्युपाइड वॉल्यूम जो है, इसको निकाल करके ये वॉल्यूम लिखा जाता है, इसको निकाल करके ये वॉल्यूम लिखा जाता है। लेकिन केएमटी का जो पोस्टुलेट है कि एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, यानी ना होने के बराबर होता है, ठीक है।
तो इसको निकालने से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए ये जो फ्री वॉल्यूम है ना, ये जनरली हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये इस पूरे कंटेनर का ही वॉल्यूम है, इतना ही है, क्योंकि इतना सा थोड़ा सा वॉल्यूम निकालेंगे तो, और ये इतना बड़ा कंटेनर है, तो इससे जो है कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए जनरली हम यहाँ पर उठा करके हम कहते हैं 1 लीटर का कंटेनर था तो 1 लीटर ही यहाँ पर पुट कर दिया, लेकिन असूलन जो यहाँ पर पुट होना चाहिए तो वो ये जो फ्री वॉल्यूम बचा हुआ है ना, ये पुट होना चाहिए, ये पुट होना चाहिए। समझ गए बात को? अच्छा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी ये फ्री वॉल्यूम बढ़ता है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो ना, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम तो नहीं बढ़ता, वॉल्यूम जो बढ़ता है वो किस वजह से बढ़ता है? क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, उनके बीच की स्पेसिस बढ़ेगी, उनके बीच का वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ गए बात को ना? ये मिसकंसेप्शन रहती है, इसको लाजमी जो है ना ठीक होना चाहिए। ठीक है ना? तो अब मैंने बता दिया, ये बात जो है ना ये लाजमी याद रखनी है आप लोगों ने। क्लियर? अच्छा, ये पोस्टुलेट्स हो गया। अच्छा, ये वाला पोस्टुलेट है, ये भी कंट्रोवर्शियल है, ये बुक पर, इस पर ऐसे स्टार लगा लो, छठे पॉइंट पर, 5वें और छठे पर, बुक का भी 5वां छठा पॉइंट ही है, तो इन दोनों पर स्टार लगा लो। ये भी कंट्रोवर्शियल ही है। ये कंट्रोवर्शियल कैसे है? देखो, जब ये बड़ा सा कंटेनर था और इसमें थोड़े से मॉलिक्यूल थे, तो इस वक्त ये जो वॉल्यूम था, ये एक्चुअल वॉल्यूम, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता था। लेकिन अगर ये जो कंटेनर है, इसका पिस्टन यहां पर आ जाए, इधर आ जाए, अब यहां पर कहो कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं और इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम लोगे वो इतना आ रहा है। अब ये जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है, ये अच्छा खासा है, क्योंकि वॉल्यूम अब सिर्फ इतना है, इतना है। पहले तो इतना सारा वॉल्यूम था ना, यहां से लेकर यहां तक ये सारा वॉल्यूम था, अब सिर्फ इतना सा वॉल्यूम है। इतने सारे वॉल्यूम के मुकाबले में इतने से वॉल्यूम को निगलेक्ट किया जा सकता था, लेकिन अब वॉल्यूम ही थोड़ा सा है, उसके मुकाबले में इतना सारा वॉल्यूम है, इसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। ये इस पूरे वॉल्यूम का लगभग ज्यादा भी ना हो तो 30% तो है ना, तो इस 30% हिस्से को तो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इस कंटेनर का ये जो वॉल्यूम होगा ये लगभग 1% रहा होगा, ठीक है, इसीलिए इसको निगलेक्ट कर दिया। ये जो है ये लगभग अच्छा खासा है। तो जब गैसेस कंप्रेस स्टेट में चली जाती है ना, तो गैसेस का वॉल्यूम जो है निग्लेजिबल नहीं रहता, ठीक है। लेकिन जब गैसेस जो है उनके पास बहुत सारा फ्री स्पेस अवेलेबल होता है, तब उनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो निग्लेजिबल होता है, तब उनका एक्चुअल वॉल्यूम निग्लेजिबल होता है। लेकिन जब प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, गैस मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाते हैं, तो उनके एक्चुअल वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, उनके एक्चुअल वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से कहते हैं कि ये वाला जो पोस्टुलेट है ये हर बारी एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। आइडियल गैसेस तब होंगी जब गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगी और उनका एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल होगा, उनका एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। क्योंकि आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस में एक बड़ा फर्क ये भी होता है कि आइडियल गैसेस जो होती हैं उनके मॉलिक्यूल का साइज भी छोटा होता है, उनके मॉलिक्यूल का साइज भी छोटा होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से उनका एक्चुअल वॉल्यूम भी बहुत कम होता है, जिसको निग्लेक्ट किया जा सकता है। जबकि नॉन आइडियल गैसेस जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल के साइज भी बड़े होते हैं, ये बुक पर नोट कर लेना। आइडियल गैसेस हैव स्मॉल साइज मॉलिक्यूल व्हाइल नॉन आइडियल गैसेस हैव लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आइडियल गैसेस हैव नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हाइल नॉन आइडियल गैसेस हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये दो पॉइंट्स मैंने आपको समझाया कि ये कभी एप्लीकेबल है, कभी एप्लीकेबल नहीं है। आइडियल गैसेस के केस में एप्लीकेबल है और नॉन आइडियल गैसेस के केस में एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो है कंट्रोवर्शियल असम्पशंस हैं, या इनको बोलते हैं फॉल्टी असम्पशंस, फॉल्टी, FAULTY। तो बाय नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि राइट डाउन द 2 फॉल्टी असम्पशंस ऑफ KMT, या राइट डाउन द 2 फॉल्टी असम्पशंस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आप लिखोगे कि फॉलोइंग आर द 2 assumptions of faulty assumptions of kinetic molecular theory। तो आप बताओगे कि there are no intermolecular forces between gas molecules, एक ये faulty assumption है। दूसरा जो है the actual volume of gas molecule is negligible as compared to the volume of the container, ठीक है, ये भी faulty assumption है, ठीक है। तो आप बताओगे जब गैस मॉलिक्यूल दूर दूर हो तब तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होती, ये जब आइडियल गैस हो तो उसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज नहीं होती। जब नॉन आइडियल गैस हो, ये गैस मॉलिक्यूल बहुत करीब आ जाए तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से ये पोस्टुलेट हमेशा जो है एप्लीकेबल नहीं रहता। इसे अंग्रेजी में लिखोगे। सिमिलरली ये बात भी करोगे कि जब गैस मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो तब तो उनका एक्चुअल वॉल्यूम को निग्लेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जब गैस मॉलिक्यूल करीब आ जाए तो उनके एक्चुअल वॉल्यूम को फिर निग्लेक्ट करना पॉसिबल नहीं रहता, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है। अच्छा, इसके बारे में अगर ये भी ठीक है थोड़ा वेग रह गया होगा, इसके बारे में मजीद बातें जो है हम एक सेपरेट क्लास में भी करेंगे, ठीक है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6 पॉइंट हो गए अपने। 7वां पॉइंट जो मुझे करवाना है आपको, वो करवाना है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कर लो, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी कर लो।
गैस मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, यानी अगर आप कहो कि कोई गैस का मॉलिक्यूल यहां पर है, ये कंटेनर है और यहां ये छत के साथ जो है लग करके चल रहा है गैस मॉलिक्यूल, और ग्रेविटी पर फोर्स लगा करके F इज इक्वल टू mg लगा करके, या दूसरा वो न्यूटन का जो लॉ है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, ये लगा करके फोर्स इसको नीचे खींच करके कंटेनर की जो है फ्लोर से चिपका देगी, जैसे हम फर्श से चिपक करके चलते हैं। तो गैस मॉलिक्यूल्स भी ऐसे आकर के फर्श से चिपक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा होता तो कभी भी हवा जो है यहां पर मौजूद ना होती, हवा सारी जमीन पर लगी हुई होती और हम जो है सांस लेने के लिए ना जमीन को सूंघ करके चल रहे होते। ठीक है ना। तो गैस मॉलिक्यूल्स पर जो है ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, ग्रेविटी के इफेक्ट से ही आजाद होते हैं। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर एक तो g बहुत छोटी वैल्यू है 6.673 क्रॉस 10 पावर -11 होती है, और ये जो m है, m एक मास ऑफ अर्थ होगा जो 6 क्रॉस 10 पावर 24 kg होता है, और ये जो m2 है ये मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कम से कम भी गैस मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो 10 रेज़ टू पावर -25 kg तो होता है। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर -25 kg तो रहता है। तो यहां पर देखो ये 10 पावर -25 kg, ये 10 पावर 24 kg, तो यहां से 10 पावर -1 बच जाएगा, और ये 10 पावर -11 है, तो ये 10 पावर -12। कम से कम भी इतना आंसर तो जरूर आएगा, कम से कम इतना आंसर तो जरूर आएगा, इससे भी छोटी वैल्यू आएगी बल्कि। तो इतनी कम फोर्स जो है गैस मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी की वजह से लगती है। ठीक है, इससे भी कम फोर्स जो है गैस मॉलिक्यूल्स पर ग्रेविटी की वजह से लगती है। तो ये बहुत छोटी फोर्स है। तो गैस मॉलिक्यूल्स पर इस वजह से ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता और वो ऊपर रहते हैं। ठीक है ना। तो इस बात को भी आपने एक्सपीरियंस में ले आना है, याद रखना है। ये भी एक अच्छा पोस्टुलेट है। हेडिंग्स लाजमी बनानी है, लॉन्ग आए तो हेडिंग्स लाजमी बनानी है। ठीक है, हेडिंग्स नहीं बनाओगे, प्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो हो सकता है कि आपको पूरे 4 नंबर न दिए जाए। ठीक है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में थ्योरी ज्यादा होती है, तो हेडिंग्स बनाने से ही काम चलता होता है। अच्छा, आठवीं हेडिंग, लास्ट हेडिंग। ठीक है, अपनी किताब के मुताबिक लास्ट है, वैसे और भी पोस्टुलेट्स हैं। वो ये है कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को केमिस्ट्री में ना E-K से जाहिर करते हैं, E बड़ा और ऐसे छोटा सा साथ सबस्क्रिप्ट में K लिख देते हैं, ऐसे जाहिर करते हैं। ऐसे जो है फिजिक्स में जाहिर करते हैं। ठीक है ना, केमिस्ट्री में इस तरीके से जाहिर करते हैं। ठीक है ना, अपनी किताब में इस तरीके से जाहिर करते हैं, वैसे कभी कभार इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो है कोशिश करना कि ये नोटेशन यूज करना। ठीक है, E बड़ा और K छोटा। अच्छा, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल्स की, E-K आप लिखोगे एवरेज E-K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। आप जो इक्वेशन बनाओगे ना, इक्वेशन यू लिखोगे एवरेज E-K यानी काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में करके लिखोगे ट्रांस यानी ट्रांसलेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये इक्वेशन जो है आपकी पोस्टुलेट के साथ लाजमी लिखी हुई होनी चाहिए। ये वाली इक्वेशन आपकी पोस्टुलेट के साथ लाजमी लिखी हुई होनी चाहिए। एग्जामिनर जो है वो थ्योरी को नहीं पढ़ेगा। ठीक है, वो इक्वेशन देख करके समझ जाएगा कि बच्चे ने थ्योरी में यही बात कर रखी होगी कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आप समझते हो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होती है, और ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ जो होती है। ठीक है, अलोंग अ स्ट्रेट पाथ जो होती है मोशन, वो ट्रांसलेशनल मोशन होती है। तो वो जो पाथ है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो यानी मोशन अलोंग अ लाइन बोल लो या अलोंग अ स्ट्रेट पाथ बोल लो, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन। और वो जो पाथ है वो कर्व भी हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमने एवरेज दे रखी है, ये हमने एवरेज दे रखी है। बुक पर एक लाइन लिखो कि ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, all the gas molecules in a container do not have same energy and velocity. All the gas molecules in a container do not have same energy and velocity. तो एवरेज का लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं इन सब की एनर्जी बराबर नहीं होती। किसी की एनर्जी ज्यादा होती है, किसी की एनर्जी कम होती है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मुख्तलिफ होती है। गैस मॉलिक्यूल्स में एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ होती है।
किसी की एनर्जी ज्यादा होती है, किसी की एनर्जी कम होती है। मानो ये अगर गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इस कंटेनर में काफी सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंटेनर है, इसमें काफी सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन सब की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी, इन सब की एनर्जी भी अलग अलग होगी। ठीक है, इनमें एक बुनियादी तौर पर एक एनर्जी रेंज पाई जाती है, एक एनर्जी रेंज पाई जाती है, और इसी तरीके से एक अदद वेलोसिटी रेंज भी पाई जाती है। ठीक है, वेलोसिटी की रेंज या एनर्जी की रेंज। ठीक है, मिनिमम एनर्जी से लेकर मैक्सिमम एनर्जी, मिनिमम वेलोसिटी से लेकर मैक्सिमम वेलोसिटी। अभी मान लो कि यहां पर जो मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी सबसे कम है, वो 8 जाउल है, 8 जाउल, और जो मैक्सिमम एनर्जी वाला मॉलिक्यूल है वो 10 जाउल वाला है, वो 10 जाउल वाला है, और जो मिनिमम वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल है वो 8 मीटर पर सेकंड वाला है। और चलो इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कुछ 4 कर लेते हैं, क्यों 4 कर लेते हैं इसको। ठीक है, वेलोसिटी को 4 कर लेते हैं। मिनिमम वेलोसिटी वाला जो अपना मॉलिक्यूल है वो 4 मीटर पर सेकंड वाला है, और जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला है वो 6 मीटर पर सेकंड है। ये रफली वैल्यूज हैं, कोई एग्जैक्ट मैथमेटिकल वैल्यूज नहीं है, ये समझाने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, तो फर्ज करो कि इस कंटेनर में हमें मैक्सिमम एनर्जी जो देखने को मिली वो 10 जाउल, मैक्सिमम वेलोसिटी जो देखने को मिली वो 6 मीटर पर सेकंड, मिनिमम एनर्जी जो देखने को मिली वो 8 जाउल, और मैक्सिमम एनर्जी जो देखने को मिली वो 4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, मैक्सिमम सॉरी दोबारा रिपीट करता हूं, मिनिमम एनर्जी जो हमें देखने को मिली वो 8 जाउल है, मिनिमम वेलोसिटी जो देखने को मिली वो 4 मीटर पर सेकंड है, मैक्सिमम एनर्जी जो देखने को मिली वो 10 जाउल है, और मैक्सिमम वेलोसिटी जो देखने को मिली वो 6 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अच्छा ये जो है, तो अब यानी जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे उनकी एनर्जी 8 जाउल से लेकर 10 जाउल होगी। मिनिमम 8 जाउल हो सकती है या मैक्सिमम 10 जाउल हो सकती है, या इसके बीच में कहीं हो सकती है, 8.1 8.2 हो सकती है, 9 हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है इनकी मिनिमम वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो सकती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो सकती है, या इसके बीच में कहीं हो सकती है, ना इससे ज्यादा हो सकती है ना इससे कम हो सकती है। तो ये बेसिकली एक वेलोसिटी रेंज है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो वेलोसिटी है वो एक रेंज में है, और जितने भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी एनर्जी एक रेंज में है। ठीक है, सबकी एनर्जी बिल्कुल एक जैसी नहीं है, लेकिन एक रेंज के अंदर अंदर जरूर है, एक रेंज के अंदर अंदर जरूर है। तो एवरेज इसीलिए ली जाती है क्योंकि सबकी एनर्जी डिफरेंट है, तो इसीलिए उसका एवरेज ले लिया जाता है, इसीलिए उसका एवरेज ले लिया जाता है। ये एवरेज किस तरीके से लिया जाता है वो भी अभी इस क्लास में हम सिखाएंगे तुमको, अभी देखते जाओ, अभी मजीद बातें करनी है इस पर। तो ये 8 जाउल वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी बहुत कम होंगे। ठीक है, कोई 1-2 मॉलिक्यूल होंगे। 10 जाउल वाले जो होंगे ये भी बहुत कम होंगे। 4 मीटर पर सेकंड से मूव करने वाले मॉलिक्यूल होंगे ये भी बहुत कम होंगे। 6 मीटर पर सेकंड से मूव करने वाले जो हैं ये भी बहुत कम होंगे। ज्यादातर जो हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं जो इधर होंगे मूव कर रहे होंगे वो एवरेज एनर्जी और एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। एवरेज मानो 8 और 10 का एवरेज 9 होता है, तो ज्यादातर मॉलिक्यूल 9 जाउल की एनर्जी से मूव कर रहे होंगे। ये ज्यादातर मॉलिक्यूल्स 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। ये रफली वैल्यूज है समझाने के लिए, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट इससे थोड़ी सी डिफरेंट आएंगी। तो जिस तरह से एक क्लास होती है उसमें जो बिल्कुल टॉपर बच्चे होते हैं वो भी 1-2 ही होते हैं। ठीक है, बिल्कुल निकम्मे बच्चे जो कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है, नजरवट्टू जो होते हैं, क्लास को नजर से बचा करके रखते हैं कहीं क्लास को नजर न लग जाए, वो भी बिल्कुल जो है 1-2 ही होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से स्पोर्ट्स में जो अच्छे बच्चे होते हैं वो भी क्लास में कोई 1-2 ही होते हैं जो बहुत तेज भाग पाते हैं, और ऐसे बच्चे भी बहुत कम ही होते हैं जो बिल्कुल भाग ही नहीं पाते। ठीक है, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो एवरेज पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एवरेज पढ़ाई करते हैं, ना बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं ना बहुत ज्यादा कम पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह। उनका मानना ये होता है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई जो है वो भी नुकसानदेह है, जबकि अगर बहुत कम पढ़ाई करोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है ना। इसी तरीके से ये जो वेलोसिटी रेंज है इसमें भी बहुत कम बच्चे जो है या बहुत कम मॉलिक्यूल बहुत तेज भाग रहे होते हैं, और बहुत कम जो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं भाग रहे होते, जैसे मेरे जैसे बिल्कुल ही नहीं भाग सकते। ठीक है ना। जो ज्यादातर होते हैं वो फिर एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं। तो यही कंसेप्ट जो है ये बिल्कुल गैस मॉलिक्यूल्स के बारे में भी है। तो ये जो एनर्जी के बारे में ये जो कंसेप्ट था, अब हमें थोड़ी सी थ्योरी मिटानी पड़ेगी। ये पोस्टुलेट्स की हेडिंग नोट करनी है ना, कर ली है ना। ठीक है, चलो ये मैं मिटा रहा हूं इधर से। हमें क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड एनर्जी पर बातें करनी है ना अभी, तो वो बातें करने के लिए हमें यहां से कुछ ना कुछ मिटाना तो पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। अच्छा, अभी फिलहाल आपने इतना सीख लिया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं कंटेनर में उनकी वेलोसिटी और एनर्जी सेम नहीं होती। ये लाइन मैंने बुक पर भी लिखवा दी, और मैंने कहा कि ज्यादातर जो है वो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं।
ज्यादातर गैस मॉलिक्यूल्स एवरेज वेलोसिटी या एवरेज एनर्जी से मूव कर रहे होते हैं। बहुत कम मॉलिक्यूल मिनिमम एनर्जी से और बहुत कम मॉलिक्यूल मैक्सिमम एनर्जी से मूव करते हैं, ज्यादातर एवरेज से मूव कर रहे होते हैं। तो इसी का नाम है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कि द molecules move in groups having definite energy range. Molecules moves in a group having definite energy range. जो molecules का ग्रुप है उनकी एनर्जी रेंज होती है, एक डेफिनाइट एनर्जी रेंज होती है। उनमें जो molecules होते हैं उनकी एनर्जी ना इससे कम होती है ना इससे ज्यादा, और जो ज्यादातर होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो एवरेज रहती है। अच्छा, इसी तरीके से वेलोसिटी रेंज के बारे में जो मैंने बताया, इसी का नाम है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, ये इसी आपके टॉपिक का हिस्सा ही है। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी कि द मॉलिक्यूल्स मूव विद डेफिनाइट वेलोसिटी इन अ डेफिनाइट वेलोसिटी रेंज। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स मूव इन ग्रुप हैविंग डेफिनाइट वेलोसिटी रेंजेस। एक ग्रुप में मूव करते हैं जिसमें वेलोसिटी का रेंज जो है वो डेफिनाइट रहता है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, और जो ज्यादातर होते हैं वो एवरेज से मूव कर रहे होते हैं। ये एवरेज ऐसे सादा एवरेज नहीं होती, बिल्कुल किस किस्म की एवरेज होती है इस पर भी बात करनी है हमें। अच्छा, ये जो लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी था, ये एक साइंटिस्ट था बोल्ट्जमैन, ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन। इसका कांस्टेंट भी है, वो फिजिक्स में तुमको पढ़ाया जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। हाँ, बल्कि यार मैंने वहां पर पढ़ाया तो था जनरल गैस इक्वेशन में, आर ओवर एन ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ही तो है। अच्छा, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, ये जो था ये मैक्सवेल ने दिया था, तो मैक्सवेल ने वेलोसिटी को स्टडी किया और बोल्ट्जमैन ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को स्टडी किया। बोर्ड में खामखा एमसीक्यू आ जाता है, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी आ जाता है कि लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी किसने दिया? बोल्ट्जमैन ने। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी किसने दिया? मैक्सवेल ने। तो ये बच्चे आपस में मिक्स कर जाते हैं आमतौर पर, तो हम एक निमोनिक देते हैं। यहां देखो, जहां पर V है ना जिसके नाम में W, तो W V की साउंड देता है, तो W जो है यूं समझ लो वेलोसिटी है, ठीक है, जानबूझकर वेलोसिटी का स्पेलिंग W से लिख दिया, वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैक्सवेल का नाम सुनते ही W आएगा, W से V का साउंड आएगा, V से वेलोसिटी आ जाएगा। तो मैक्सवेल ने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी दिया। जबकि जो बोल्ट्जमैन था, इसका नाम सुनते ही सुपरमैन याद आना चाहिए, और सुपरमैन के पास ढेर सारी एनर्जी रहती है, तो इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी दिया, ठीक है ना। जब मैंने पहली दफा याद किया था, मैंने ऐसे ही याद किया था और अब तक याद चल रहा है, तो तुम भी इसी तरीके से याद कर लो, काफी देर तक याद रह जाएगा। ठीक है, ये दो लॉज समझ आ गए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं पूछता ये लॉज, अगर पूछे तो इनकी स्टेटमेंट लिख देना फिर, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स मूव इन अ ग्रुप हैविंग डेफिनाइट एनर्जी रेंजेस एंड मॉलिक्यूल्स मूव्स इन अ ग्रुप हैविंग डेफिनाइट वेलोसिटी रेंजेस, तो ये चीजें लिख देना। अच्छा जी, बर्नौली ने जो 1738 में 8 पोस्टुलेट्स दिए थे, जो आपको लिखवा दिए हेडिंग्स के साथ, और आपको कहा कि हेडिंग के साथ ही याद करने हैं। रेडोल्फ कैल्यूजियस ने इन पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करते हुए 1857 में काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस डिराइव की, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस ये डिराइव की। ये भी आइडियल गैसेस के लिए ही है, ये भी आइडियल गैसेस के लिए है। तो ये इक्वेशन क्या थी? ये थी PV इज इक्वल टू 1/3 mn(c²) और इस C के ऊपर बार, ऐसे। अच्छा, बच्चे पता है क्या करते हैं, ये जब इक्वेशन लिखते हैं ना तो यूं लिख देते हैं, C यूं लिख देते हैं इस तरीके से। तो ये गलत है, ये लिखना, ये मिस्टेक है, इससे नंबर कटेगा। इक्वेशन गलत हो जाती है, फिर बच्चे कहते हैं हमारी इक्वेशन गलत कर दी है। आपने लिखना कैसे है? C, इस पर स्क्वायर डालना है और इस पर ऐसे बार खींचना है, इस तरीके से। तो देखो किस तरीके से मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरह इस गलती से अवॉइड करना है, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं। तो PV इज इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार। तो ये है काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, आपको इसे एज इट इज याद करना है। अच्छा, केमिस्ट्री में तो इसकी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फिजिक्स में जो चैप्टर 11 है आपका थर्मोडायनामिक्स का, वहां पर इसकी डेरिवेशन है। तो तब आप ये इस इक्वेशन की डेरिवेशन पढ़ लोगे, या अगर ज्यादा जल्दी है तो हम ही पढ़ा देंगे एक जो है सेपरेट क्लास लगा करके। अभी फिलहाल ये जान लो कि ये काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस है, और ये रेडोल्फ कैल्यूजियस ने 1857 में दी, जब जंग आजादी हुई थी तब दी, ठीक है ना। हम जंग लड़ रहे थे और ये इक्वेशन बना रहा था, तो पागल का बच्चा था, ठीक है ना, तब इसने ये इक्वेशन बना डाली। तो देखो PV इज इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार। यहां पर ये जो P का फैक्टर है दैट इज प्रेशर, V जो है ये वॉल्यूम, M जो है M इट इज द मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। इस पर नोट करना है, मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, ये एक गैस मॉलिक्यूल का मास है। बच्चे क्या करते हैं, इट इज द मास ऑफ होल गैस, वो मोल कंसेप्ट पढ़ के आते हैं, N इज इक्वल टू M/M, तो वहां पर पूरी गैस का मास होता है M,
तो यहां पर भी पूरी गैस का मास लिख देते हैं। तो ये ध्यान करना है, यहां पर ये जो m है ये मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल है, और n जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और ये जो c स्क्वायर बार है, c स्क्वायर इसके ऊपर बार, ये है रूट, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट नहीं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखो ये जो बार है ना ये मीन को जाहिर करता है, मीन का मतलब होता है एवरेज, और ये स्क्वायर है ये इस स्क्वायर को जाहिर करता है। तो मीन इसकी वजह से, बार की वजह से, और स्क्वायर इसकी वजह से, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो भाई हमने जो है ये मीन और स्क्वायर का चक्कर बीच में क्यों डाला, तो डायरेक्ट स्क्वायर ही लिख देते हैं किसी वेलोसिटी का, वेलोसिटी, हाँ ये स्पेलिंग गलत लिख रखे हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी उठा करके उसका स्क्वायर लिख देते। तो इसीलिए पहले भाई लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी पढ़ाया कि सबकी जो एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती, सबकी वेलोसिटी जो है वो सेम नहीं होती, तो इसीलिए एवरेज लेकर के लिखते होते हैं, इसीलिए एवरेज लेकर के जो है फिर लिखते होते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज जो ली जाती है ना वो एक एक का एवरेज नहीं लिया जाता कि मिसाल के तौर पे एक का जो है 6 है, एक का 5 वेलोसिटी है, तो 5 जमा 6 बटे 2 कर दिया, तो नहीं, इस तरह का एवरेज नहीं लिया जाता। इस तरह का एवरेज क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि देखो एक गैस मॉलिक्यूल अगर मानो इस तरफ मूव कर रहा है, तो दूसरा गैस मॉलिक्यूल उसकी ऑपोजिट वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी आप जानते हो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर एक गैस का मॉलिक्यूल इस तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा गैस का मॉलिक्यूल उस वक्त इस तरफ मूव कर रहा होगा। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से जो हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, एक के साथ प्लस लगाना पड़ेगा, एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो जिसकी वजह से उनकी जो वेलोसिटीज है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। मानो अगर ये 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है और ये 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है, तो अगर हम इसको +4 बोलेंगे तो इसे -4 बोलना पड़ेगा, या अगर इसे +4 बोलेंगे इस वाले को तो इसे -4 बोलना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती होती है। तो इसकी जब एवरेज लेंगे, देखो इन दोनों की एवरेज लेंगे 4 + -4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 - 4 0, 0/2 0 आंसर आ जाएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, ठेंगा, ठीक है। तो एवरेज में कुछ हाथ नहीं आने वाला, डायरेक्ट एवरेज में। तो हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो हमें मशवरा देती है कि आप क्या करो, आप ऐसा करो कि इनका स्क्वायर लेकर के फिर इनका मीन ले लो, स्क्वायर लेकर के फिर इनका एवरेज ले लो। स्टैटिस्टिक्स शुमारियात बोलते हैं उर्दू में इसे। तो स्टैटिस्टिक्स हमें ये मशवरा देती है कि आप इनका स्क्वायर लेकर के फिर इनका मीन ले लो, यानी ये जो -4 है इसका जब आप स्क्वायर लोगे ये भी +16 आएगा, ये जो +4 है इसका स्क्वायर लोगे ये भी 16 आएगा, ठीक है। तो इसका -4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर लेकर फिर इनका मीन ले लो। अब देखो कितना है, ये 16 है, ये 16 हो जाएगा ना, 16 जमा 16/2 जवाब आ जाएगा 16, ठीक है। अब जो है, अब आप क्या करो, क्योंकि आपने शुरू में स्क्वायर लिया था, तो जब आपकी मीन आ गई है तो आप इसका स्क्वायर रूट ले लो, आप जो मीन आ गई है इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसे बोलते हैं RMS वैल्यू। सबसे पहले स्क्वायर लो, स्क्वायर के बाद मीन लो, फिर जो मीन आ जाए उसका रूट ले लो, उसका रूट ले लो। तो ये पढ़ा ऐसे जाता है RMS, रूट मीन स्क्वायर, लेकिन काम जो है ये उल्टा किया जाता है, पहले स्क्वायर लिया जाता है, फिर मीन लिया जाता है, फिर रूट लिया जाता है, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। यानी मानो इसके निकालने का जो फार्मूला है वो ऐसे है, देखो ये देखो मान लो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, कोई C1 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई C2 की, कोई C3 की वेलोसिटी से। C वेलोसिटी के लिए यूज करते हैं, फिजिक्स में V यूज करते हैं, केमिस्ट्री में C यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर लेने हैं। RMS निकालने के लिए सबसे पहले इनका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर के बाद इनका मीन लेना है, जमा, ठीक है। और भी मॉलिक्यूल है C4 वाले, तो उनको भी ऐड अप करते हैं, उनका भी स्क्वायर लेकर के ऐड अप करते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये आ गई मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आ जाएगी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि अभी हमने रूट नहीं लिया, अभी सिर्फ MS चल रहा है, सिर्फ MS चल रहा है, हमने अभी सिर्फ स्क्वायर लिया है, अभी सिर्फ मीन लिया है। तो ये क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ये क्या है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। तो ये जो n है ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। अगर हम ये मान करके चलें कि N1 मॉलिक्यूल्स जो थे, N1 मॉलिक्यूल्स
ये C1 वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, N2 जो थे वो C2 से, और N3 जो थे ये C3 से मूव कर रहे थे। तो जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो N1 प्लस N2 प्लस N3 होगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N होगा वो N1 प्लस N2 प्लस N3 होगा ना। तो या सो ऑन N4 N5 वाले भी हैं तो वो भी उनको ऐड करना पड़ेगा, उनकी वेलोसिटी C4 और C5 होगी, उनको भी ऐड करना पड़ेगा। तो बुक में जो इक्वेशन बना रखी है मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वो ऐसे है, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू सो ऑन। तो ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना। तो इनका क्या लिया गया है, स्क्वायर लिया गया है फिर मीन लिया गया है, उल्टा चलते हैं, स्क्वायर मीन फिर रूट। अभी फिलहाल स्क्वायर मीन वेलोसिटी है, स्क्वायर लेकर के मीन ले रखा है, तो फिर इसको मीन स्क्वायर वेलोसिटी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसी का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो फिर ये आरएमएस बन जाएगी। अगर इसी का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो फिर ये आरएमएस बन जाएगी, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन जाएगी। देखो ये हमने अभी फिलहाल इसका स्क्वायर ले रखा है और मीन ले रखा है। अगर इसी का स्क्वायर रूट ले लें, यानी ये जो सी स्क्वायर बार है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो उस तरफ भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा मुझे। तो C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3। इस N1 प्लस N2 प्लस N3 की जगह आप ये कैपिटल N भी लिख सकते हो, ठीक है ना। बुक में ये इक्वेशन लिखी हुई है, आप ये इक्वेशन भी लिखोगे और ये इक्वेशन भी बनाओगे। पहले बताओगे कि ये देखो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल रहा हूं, ठीक है, ये वाली। फिर उसके बाद बताना कि N1 प्लस N2 प्लस N3 N के बराबर है, ये इक्वेशन लिखना। फिर उसके बाद बताना कि देखो भाई इसका स्क्वायर रूट लेकर के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल रहा हूं। पहले स्क्वायर लिया फिर मीन लिया, ठीक है। स्क्वायर क्यों लिया, ताकि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। एंड में स्क्वायर रूट इसीलिए लिया ताकि जो है जो शुरू में स्क्वायर लिया था वो कंपेंसेट हो जाए। तो ये देखो ये आरएमएस आ गया। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको ऐसे स्क्वायर रूट लिखने की बजाय हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कैपिटल सी और इसके बॉटम में आरएमएस, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी। काम कैसे करते हैं, पहले स्क्वायर लेते हैं फिर उसके बाद ये मीन लेते हैं और फिर एंड में जो है ये वाला रूट लेते होते हैं, उल्टा चलते हैं, लेकिन पढ़ते जो है ऐसे हैं, आरएमएस। क्लियर है। तो ये जो सी आरएमएस है इसका वैल्यू जो है C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर प्लस C3 का स्क्वायर, C3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू सो ऑन। समझ आ गई बात की, क्लियर है बातें। ठीक है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया, क्लियर है ना। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी समझ आ गए, ओके। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन जो था वो कैल्यूसियस ने और भी डिराइव किया था। वो कैसे डिराइव होता है उस पर हमें बात नहीं करनी, वो क्या है बस हमें उसी पर बात करनी है, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फर्क अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछता है व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, व्हाट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है ना। ये सारी कहानी आप उसको सुना सकते हो। अच्छा, कैल्यूसियस ने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का यानी सी आरएमएस का, जो कि बराबर होती है रूट सी स्क्वायर स्मॉल सी स्क्वायर और इस पर बार, सी स्क्वायर के ऊपर बार लगाना है, मैं बार बार कह रहा हूं। इसका एक इक्वेशन ड्राइव किया, दैट वाज रूट 3RT ओवर m। बस ये इक्वेशन याद कर लेनी है, 3RT ओवर m। किताब में सिर्फ ये इक्वेशन लिखी हुई है, लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो सिर्फ यही इक्वेशन लिखोगे। यहां पर ये जो r का वैल्यू है ना ये आप SI में पुट करोगे। r जो है ये जनरल गैस कांस्टेंट है, 8.3143 जाउल पर मोल पर केल्विन। अच्छा, बोर्ड में तो इसमें से न्यूमेरिकल नहीं आता इस फार्मूले से, लेकिन एंट्री टेस्ट में जो है इसमें से कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ ही जाता है। जब एंट्रेंस एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो तो यहां पर r का वैल्यू SI में पुट करना। पहले जब जनरल गैस इक्वेशन पढ़ाई तो मैंने बताया कि यूनिट्स का ध्यान रखते हुए r का कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, लेकिन यहां पर अगर आपको मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है ना तो यहां पर फिर r का SI वैल्यू ही पुट करना पड़ेगा। ये जो T है, T इट इज टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखना ना तब ये फार्मूला लिखने के बाद ऐसे लिखना कि R ये है, R जनरल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू ये है, T टेम्परेचर इन केल्विन है, और M जो है दैट इज मोलर मास। तो इतनी बातें करने के बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इतनी बातें करने के बाद आपका लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो दैट वाज ऑल अबाउट जनरल गैस इक्वेशन, जिसके 8 पोस्टुलेट्स, उसके बाद काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, इसकी हेडिंग देकर के लिखना। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी एंड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो है उसकी भी हेडिंग देकर के लिखना। साइंटिस्ट का नाम प्रॉपर होना चाहिए, याद होना चाहिए, ट्रिक भी बताई मैंने। फिर उसके बाद आरएमएस वैल्यू का कंसेप्ट देना और उसके बाद आरएमएस की ये इक्वेशन लिखना। ये इक्वेशन कैसे आई इस पर हमारा बात करना अभी नहीं बनता,
लेकिन ये इक्वेशन है जरूर, ठीक है। तो इसको याद कर लेना, 3RT ओवर m अंडर रूट। कभी कभार MCQ में भी आ जाती है, ठीक है, अंडर रूट 3RT ओवर m, ये इसका फार्मूला है CRMS का। इंट्री में भी पूछ लेता है कि 3RT ओवर m, ये एक्सप्रेशन ऐसे कैसा पूछ लेता है, तो ये याद होना चाहिए। इंट्री में न्यूमेरिकल भी करवाता है, तो न्यूमेरिकल में जो है ये वाली जो है आपको वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करनी चाहिए। तो ये इक्वेशन थोड़ी मॉडिफाई भी होती है एंट्री के MCQs के लिए। तो कैसे मॉडिफाई होती है, अभी फिलहाल तुम पहली दफा ही पढ़ रहे होगे, बोर्ड के पेपर देने हैं, तो इतना 3-5 में तुम्हें नहीं डाल रहे, ठीक है ना, सिर्फ मोटी मोटी बातें बता रहे हैं। तो अभी फिलहाल इतना ही कर लो, फिर कभी मौका मिला तो इन इक्वेशंस को मॉडिफाई भी करेंगे और डिराइव करना भी सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।